Welcome back to XIS घटना चक्र समरी विथ वैल्यू एडिशन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। आपको पता है हम लोग समरी कर रहे हैं घटना चक्र की। कल मैंने आप लोगों को जो है वो बुद्धिज्म तक हाफ करवाया था, तो आज वहीं से कंटिन्यूएशन करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, चीज़ों को आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना है, हम साथ चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। डोंट यू गाइज वरी, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आप लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? तो कल हम लोग स्तूपा तक कर रहे थे। आप सबको अच्छे से याद होगा कि हमने स्तूपा तक किया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे तो चैत्य देखेंगे। चैत्य जो टर्म है ना वो रिलेटेड है किससे? वो रिलेटेड है चिता। चिता का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल पायर, ठीक है। चिता पे जैसे लोगों को जलाते हैं ना, वो चिता। तो ये एक प्लेस था वर्शिप का नियर मॉनेस्ट्री। मैंने आपको चैत्य और विहारा के बीच में अच्छे से डिफरेंस बताया था, लेकिन चैत्य अगर आपसे पूछे कि रिलेटेड किससे है तो चिता से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोटेबल बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड ऑथर। ये आपका मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है क्योंकि एग्जाम में एज इट इज मिलाने को आ जाता है। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल याद करवा दूंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु किसने लिखा था? नागसेन ने। नागसेन ना जो मिलिंद पन्हु है ना, उसमें नागसेन ने मिलिंद के क्वेश्चंस के बारे में डाला है। मिलिंद एक रूलर थे जिनको क्वेश्चंस थे बुद्धिज्म के ऊपर, तो उस क्वेश्चंस के ऊपर जो है एक टेक्स्ट लिखा था नागसेन ने। तो नागसेन का मिलिंद पन्हु बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है आप लोगों का अश्वघोष। अश्वघोष से रिलेटेड मिलाने को आएगा तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, सौदर नंद लिखा था, सरिपुत्र प्रकरण लिखा था। देखो आधा से अधिक लोगों को बुद्ध चरित्र पता होता है। ये जो सौदर नंद है और ये सरिपुत्र प्रकरण है, ये लोगों को याद नहीं रहता। हमें ये भी याद रखना है ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिस ना हो। नेक्स्ट है नागार्जुन ने लिखा था माध्यमिका कारिका। क्या लिखा था? माध्यमिका कारिका। और बुद्ध घोष ने लिखा था विशुद्धि मार्ग। तो कभी भी एग्जाम में अश्वघोष और बुद्ध घोष से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध घोष ने, देखो इसका बहुत एक अच्छा ट्रिक मैं दे देती हूँ। एग्जाम में कभी भी बुद्ध घोष आए और बुद्ध चरित्र आए तो आपका दिमाग ललचाएगा कि क्यों ना हम बुद्ध चरित्र को बुद्ध घोष से मिला दें। तो याद रखना बुद्ध घोष ने बुद्ध चरित्र नहीं लिखी है। दोनों के नाम में बुद्ध बुद्ध है लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा और बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग लिखा है। उसके बाद आता है वाशुबंध। वाशुबंध ने क्या लिखा है? वाशुबंध ने लिखा है अभिधम्म कोश। क्या लिखा है? अभिधम्म कोश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, कुछ नाम याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट है की टर्म एंड कॉन्सेप्ट। की टर्म और कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जो हमें पता होने चाहिए। जैसे अनित्य। आपको मैं सर्वस्तिवादीन पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था सर्वस्तिवादीन का जो कोर है वो कोर है अनित्य। अनित्य का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमानेंस, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो हम आज जी रहे हैं, जो हमारा कल आएगा, जो हमारा परसों आएगा, सब अस्थायी है, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं है। फिर बारी आती है दुख। मैंने आपको बताया था दुख, निरोध, मार्ग, ऐसा करके 5 चीजें बताई थी गौतम बुद्ध ने। उसमें आपको याद रखना है दुख। दुख का मतलब होता है सफरिंग। और शून्यता का मतलब होता है एम्प्टीनेस। शून्यता को आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसमें शून्य आता है। शून्य जीरो को भी बोलते हैं। जीरो के अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है, वो खाली है। लेकिन अगर वो 1 के साथ लग जाता है तो तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वैसे ही शून्यता का मतलब एम्प्टीनेस होता है। फिर बारी आती है बोधिसत्व की। तो मैंने आपको बता ही दिया बोधिसत्व, दोबारा नहीं जाऊंगी, क्यों हम अपना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करें, है ना। फिर बारी आती है महापरिनिर्वाण की। तो मैंने आपको बताया था बुद्ध जी के डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं और ये फाइनल लिबरेशन है। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो जैनिज्म पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ। तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा सरमन मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। तो सरमन जो है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैक्सिमम सरमन है वो कहाँ पर, सरमन क्या होता है ये बता दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सरमन गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती क्या है? तो कौशल का कैपिटल है। कोशाला एक महाजनपद था जहां पे गौतम बुद्ध जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सरमन दिया था। एक और चीज, आखिरी डिसाइपल, आखिरी भक्त जो गौतम बुद्ध का था, उनके मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण से पहले उनका नाम था सुभद्दा, ठीक है। ये 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया कि जो है वो नोबल ट्रूथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था।
मैंने आप लोगों को 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया था। 4 नोबल ट्रूथ, यहाँ पे यही दुख है जो हम अभी देख रहे थे। 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया था। वैसे ही 3 ज्वेल्स है बुद्धिज्म में। 3 ज्वेल्स बुद्धिज्म के क्या होते हैं? तो धम्म, संघ, मोक्ष। धर्म कौन सा हुआ? जो धर्म गौतम बुद्ध फॉलो करने के लिए कहते हैं। संघ जिसमें ज्वाइन करते हैं लोग, अलग अलग संघ नहीं थे इसमें, भिक्षुनी, ये सब मैंने आपको बताया था। और फाइनली मिलेगा क्या इन सब से? तो मोक्ष मिलेगा। तो इसको 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। वैसे ही जब जैनिज्म में हम आएंगे तो वहां हम लोग त्रिरत्न देखेंगे, ठीक है? तो दोनों चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना कि तीनों में 3-3 ज्वेल्स रत्न का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो मैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बता रही थी ना आपको, तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था महापरिनिर्वाण के बाद। महापरिनिर्वाण जो हुआ था गौतम बुद्ध का, उसके बाद ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। जो हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखे थे ना वो, तो ये सारी कुछ चीजें रिलेटेड थी बुद्धिज्म की। लेक्चर जब खत्म होने लगेगा ना तो मैं आपसे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दिया करूंगी, 5-10 एमसीक्यूज जो आपके रिलेटेड होंगे क्लास से। तो हमारा रिवीजन भी होगा, हम भी देखेंगे हमने कितनी पढ़ाई की है, तो वो एंड में करते हैं, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे जो है जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में जो जैन टर्म है ना वो डिराइव किया गया एक संस्कृत शब्द जिन से। जिन का मतलब होता है विनर। जैनिज्म में ये लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, जबकि ये लोग बिलीव करते थे जिना पे, और जीना ही है, वहां से जिन वर्ड आया और जिन से जैनिज्म आया है। फाउंडर कौन है जैनिज्म के? तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज तीर्थंकर। जो तीर्थंकर होते हैं ना उनको ही फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहते हैं। और जो जैन महात्मा लोग हैं उनको निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। ये लोग फाउंडर थे जैनिज्म के। इन्होंने क्या किया? तीर्थंकर का काम क्या था? तो इन्होंने जैनिज्म को ओवर टाइम प्रोपेगेट कराया, फैलाया। देखो 24 तीर्थंकर के नाम याद रखना मुश्किल है, ठीक है? और आपसे एक्सपेक्ट भी आजकल तो थोड़ा क्वेश्चन टफ करने के लिए पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों की यहाँ मदद करती हूँ। पहले 3 का नाम आप याद कर लो, आखिरी 3 का नाम आप याद कर लो, और जो बीच में है उनको हम लोग एक बार आप लोग अपने से पढ़ लेना और देखना कि बीच में नाथ नाथ थोड़ा ज्यादा है, विमलनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुटानाथ। तो जो नाथ नाथ है ना उनको एक बार ही रीड कर लेना, ठीक है? नमीनाथ, नेमीनाथ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन पहले 3 पता होने चाहिए। सबसे पहले थे ऋषभ देव, ये फाउंडर थे। फिर आते हैं अजीतनाथ, फिर आते हैं संभवनाथ। तो ऋषभ आए, फिर अजीत आए, फिर संभवनाथ आए, और आखिर के 3 में नेमीनाथ, जिनको अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ, और फिर फाइनली आए महावीर स्वामी। तो अगर आपसे पूछे कि हु इज फाउंडर ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर या फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आप ऋषभनाथ बोलोगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किसने सबसे ज्यादा हेल्प किया जैनिज्म फैलाने में, हु इज पाइनियर ऑफ फॉलोइंग जैनिज्म, तो अब आप महावीर स्वामी का नाम लोगे, ठीक है? तो दोनों में अंतर है, सोच के चलना है। अब कुछ नोटेबल तीर्थंकर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। देखो इन पे मैंने आपको किस तरह से स्टार मार्क भी किया था, ठीक है? पहले से स्टार मार्क कर दिया ताकि आप उसी पे फोकस करो। ऋषभनाथ के बारे में जैसा बताया पहले तीर्थंकर थे, इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि आदिनाथ और वृषभनाथ। तो अगर वृषभनाथ या ऋषभनाथ आए एक ही चीज है, आदिनाथ एक दिमाग में डाल लो। इनका मेंशन ऋग्वेदा में पाया जाता है, यानी ऋग्वेदा में भी कहीं मेंशन है। और इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? इनको निर्वाण प्राप्त हुआ माउंट कैलाश अष्टपद में, ठीक है? या फिर अष्टपद भी बोल सकते हैं। फिर आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे, टोटल तो 24 ही थे ना। पार्श्वनाथ का काशी यानी कि वाराणसी से बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि वाराणसी में ही जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का। इनके पिता राजा थे काशी के, जिनका नाम अश्वसेन था, और इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। कहाँ पे? तो वाराणसी में आश्रम पद उद्यान में। अब कैवल्य टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जब भी जैनिज्म में कैवल्य दिखे मतलब कंप्लीट नॉलेज, जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण प्राप्त कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे कैवल्य प्राप्त करते हैं, ठीक है? कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। और इन्होंने परिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो वो माउंट सम्मेद शिखर में होती है, ठीक है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है पार्श्वनाथ जी को माउंट सम्मेद शिखर जी, माउंट सम्मेद शिखर जी है कहाँ? तो पार्श्वनाथ हिल पे है, ये झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा पार्श्वनाथ ने ना 4 रिस्ट्रेंट की बात की थी। देखो जैनिज्म जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट और कलिष्ठ हो जाता है बुद्धिज्म से। यहाँ पे 4 रिस्ट्रेंट की बात की जाती है: अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और सत्य। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अपरिग्रह यानी कि आपके पास कुछ पोजेशन नहीं होना चाहिए, असत्य मतलब चोरी मत करो, और सत्य यानी कि हमेशा ट्रूथ बोलो। तो 4 रिस्ट्रेंट की बात की थी, ठीक है?
एक और रिस्ट्रेन बाद में ऐड हो जाता है, तब ये पंच महाव्रत बन जाता है। वो ऐड करते हैं महावीर स्वामी ऐड करते हैं, जिसमें वो ब्रह्मचर्य को ऐड कर देते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंस ऑब्जर्व करो। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था 540 बीसी में। तो यहाँ पे अब आपको मैं एक ये बता देती हूँ। देखो, जैसे याद रखने का तरीका, यहाँ पे हमने देख लिया महावीर स्वामी 540 बीसी में जन्मे थे, और गौतम बुद्ध कब जन्मे थे? तो 563 बीसी में जन्मे थे। तो यहाँ से हम लोगों को डेट याद रखने में आसानी हो जाएगी। जब कंपेरेटिवली पढ़ोगे ना तो डेट याद रखने में आसानी हो जाती है। 563 उनका हो गया, 540 इनका हो गया, महावीर स्वामी का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का, और ये चीफ थे किसके? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के। ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इनकी माँ का नाम त्रिशाला था, और ये किसकी बहन थी? तो वो चेतक की बहन थी। और चेतक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लिच्छवी रिपब्लिक के वो हेड थे। इस टाइम जब जैनिज्म आ गया था ना, तो गण का सिस्टम चलता था। गण होते थे, गण यानी कि रिपब्लिक। आज जो हम रिपब्लिक देखते हैं ना, वैसे गण होते थे। कोई राजा वाजा नहीं होते थे, गण चलाते थे पूरे जगह को। तो इसमें जो लिच्छवी गण के हेड थे वो इनके माता के भाई थे। इनका चाइल्डहुड नेम महावीर स्वामी का वर्धमान था, इसलिए कई जगह वर्धमान महावीर भी लिखा रहता है। इनकी भी वाइफ थी जिनका नाम यशोदा था, जो कि कुंडन्य गोत्र की थी। कौन से गोत्र की थी? कुंडन्य गोत्र की। और इनकी बेटी थी महावीर। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, और महावीर की बेटी का नाम अनुजा था, जिनको प्रिय दर्शना भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपनी बीवी को, अपनी जो वाइफ है और डॉटर है, उनको छोड़ दिया था कैवल्य प्राप्त करने के लिए। इनको कैवल्य कहाँ मिलता है? तो साल पेड़ के नीचे। उनको कहाँ मिला था? बोधि पेड़ के नीचे। इनको मिलता है साल पेड़ के नीचे। और कौन सी नदी? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऋजुपालिका नदी। और कौन सा गांव? तो जिरम्बिक गांव जिरम्बिक नदी, ऋजुपालिका और साल पेड़। क्योंकि हम कंपेरेटिवली पढ़ रहे हैं तो दोनों रिवाइज हो रहा है। आप देखो, इनका अलग अलग नाम है, कल को एग्जाम में एज इट इज नाम आ जाएगा। तो महावीर स्वामी को ही केवलिन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था ना, तो इनको केवलिन बोलने लगे। उसके बाद अरहत भी इन्हीं को बोलते हैं, जिन भी इन्हीं को बोलते हैं, निर्ग्रंथ भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जैनिज्म प्रमोट किया था, जिसमें सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिला था इनको लिच्छवी के चीफ चेतका से। सिग्निफिकेंट सपोर्ट किससे मिला था? लिच्छवी के चीफ चेतका से। और लिच्छवी के चीफ चेतका इनकी माँ के भाई थे। मक्काली गोशाला इनके पहले डिसिपल होते थे, इनके भक्त हुआ करते थे। बाद में मक्काली गोशाला यहाँ से निकल के अपना खुद का एक धर्म शुरू करते हैं, जिसको आजीविका सेक्ट बोलते हैं, जो किस पे बेस्ड होता है? नियतिवाद। आजीविका लोग जो थे ना, वो लोग थोड़े अलग टाइप के थे। ये लोग बिलीव करते थे सब नियति का खेल है। ये लोग बोलते थे कुछ मत करो। जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म में बोलते थे ना, अच्छे कर्म करोगे तब। जैनिज्म में ना ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात की जाती थी, सत्य बोलो, ये वो। लेकिन मक्काली गोशाला ने जो आजीविका सेक्ट बोली थी, इसमें कहा था सब नियति का खेल है, सब कुछ छोड़ दो, नियति पे बैठ जाओ, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो ये इनका सेक्ट था। फिर बारी आती है जैन फिलॉसफी और प्रैक्टिसेस की। अब देखो, जैन फिलॉसफी के में मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है त्रिरत्न या फिर रत्न त्रयी। ये यहाँ पे 3 रत्न को फॉलो करने की बात करते हैं। उसके लिए एक नेमोनिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको बोलते हैं KFC। KFC नाम तो सुना ही होगा आपने। राइट फेथ, जैसे KFC में क्या हो गया? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। फेथ बिलीफ एक ही चीज है। तो अगर एग्जाम में अगर एग्जाम में बिलीव आ जाता है या फेथ आ जाता है, तो एक ही चीज है। तो KFC से याद रखना, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। अच्छा, चलो ये पता चल गया। उसके अलावा जैन फिलॉसफी, 2 तरह की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं जैन लोग। ठीक है, पहली फिलॉसफी है स्वेदवाद और दूसरा अनेकतावाद। स्वेदवाद यानी कि मिडिल पाथ, इसको एक्सेप्ट किया था महावीर जी ने। और अनेकतावाद की बात करते हैं। अनेकतावाद में क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा है अनेकता। यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे बिलीव करते हैं आइडिया ऑफ सीइंग थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखो, कोई एक सिंगल ट्रूथ नहीं होता है, कोई एक अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता, अलग अलग एस्पेक्ट से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अनेकतावाद बोलते हैं। तो स्वेदवाद और अनेकतावाद दोनों किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, जिसका नाम एज इट इज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि संवर तत्व। संवर तत्व क्या बोलते हैं कि इसका मतलब होता है जब आप इविल ओमन के बॉन्डेज से बाहर फ्रीडम प्राप्त कर लेते हो ना, उसको हम लोग संवर तत्व बोलते हैं। निर्जर क्या होता है? कर्म का डिस्ट्रक्शन, बुरे कर्म का डिस्ट्रक्शन हम लोग निर्जर बोल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, अनंत चतुष्टय। आपको याद रखना है पहली चीज, तो अनंत चतुष्टय किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। अनंत में यहाँ अनंत का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट।
तो चार है इसीलिए चतुष्टय। क्या है चार अनंत चतुष्टय? पहला है इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत ज्ञान। दूसरा है इनफाइनाइट परसेप्शन, अनंत दर्शन। तीसरा है इनफाइनाइट पावर, अनंत वीर्य। और चौथा है इनफाइनाइट ब्लिस, अनंत आनंद। अनंत ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, वीर्य हो गया, आनंद हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है वाउस की। जैनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए होता है ना, यहाँ पे महाव्रत और अनुव्रत की बात होती है। अनुव्रत हम लोग जैसे लोग फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल वाउस होते हैं। वाउस का क्या मतलब होता है? सिंपल चीजों को व्रत ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। महाव्रत थोड़ा डिफिकल्ट है, इसी में आपको अहिंसा, असत्य, सत्य, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का बात किया गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आखिरी वाला किसने ऐड किया था, तो महावीर जी ने ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे थे ना अलग अलग, और चार जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। उसके बाद अनुव्रत बता ही दिया आपको। इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार मार्क किया है। जैन तीर्थंकर को उनके सिंबल से मिलाते हैं। अब देखो 10 है, आपको पता तो 10 होने चाहिए, आप एक बार खुद से रीड कर लेना, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऋषभ देव को बुल से डिनोट करते हैं, अजीत नाथ को एलिफेंट से, नेमिनाथ को शंख से, पार्श्वनाथ को सांप से, स्नेक से, और जो हमारे महावीर स्वामी हैं उनको लायन से। ठीक है, जैसे हमने गौतम बुद्ध का अलग अलग देखा था ना, उनके जन्म से कुछ और एसोसिएटेड था, उनके परिनिर्वाण से चीजें अलग एसोसिएटेड थी, वैसे यहाँ पे अलग अलग तीर्थंकर से उनके सिंबल एसोसिएटेड है। ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप खुद से रीड कर लेना, ठीक है। जैन संघ और लिटरेचर, जैन संघ और लिटरेचर की बात की जाए तो संघ क्या होता था ना, इसको स्टैब्लिश कराया था महावीर स्वामी ने। यहाँ पे 11 मेजर फॉलोअर थे महावीर स्वामी के, जिनको गांधार बोलते थे। ये आपके एक PYQ में भी आया था एग्जाम में, आपने देखा होगा कि गांधार किसको बोलते हैं, तो ये फॉलोअर थे जैनिज्म के। इसमें अलग अलग गांधार थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यवक्त, सुधर्मन, मंदिता, मौर्यपुत्र, अकंपिका, अचल भद्र, मेतर्य और प्रभासा। ठीक है, इसमें थोड़ा इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति याद रखना कि कल को अगर याद आ गया तो एक आध का नाम तो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा जरूरी नहीं कि 11 का 11 याद कर रहे हैं, हमें इतना नहीं ओवरलोड करना है। फिर बारी आती है सुधर्मन, क्योंकि सुधर्मन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। सुधर्मन पहले प्रेसिडेंट बने थे जैन संघ के जब महावीर जी की मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद सेकेंड प्रेसिडेंट बनते हैं जम्बू, और आखिरी बनते हैं भद्रबाहु। अब भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या होता है, बहुत बड़ा फेमीन आ जाता है, ठीक है, सुखाड़ आ जाता है, तो भद्रबाहु क्या करते हैं, कुछ जैन फॉलोअर्स को लेकर के नॉर्थ इंडिया में, ये सुखाड़ कहाँ पे आता है, तो ये नॉर्थ इंडिया में आता है। तो ये क्या करते हैं, भद्रबाहु अपने साथ लोगों को, कुछ जैन फॉलोअर को ले जाके साउथ ले जाते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉर्मेशन होता है 2 सेक्ट का, दिगंबर और श्वेतंबर, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये जाते हैं ना, तो 2 पार्ट में जैन लोग डिवाइड हो जाते हैं, दिगंबर श्वेतंबर। तो जो भद्रबाहु के साथ गए थे वो सारे दिगंबर हो जाते हैं। अब जैन लिटरेचर की बात करते हैं, तो जैन लिटरेचर को हम लोग अगम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैन लिटरेचर अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है, जैसे 12 अंग है, 12 उपअंग है, 10 परिकर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, और 2 चुलिका सूत्र है, ठीक है, चुलिका सूत्र है, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखो, अब आप बोलोगे इतने सारा याद रखना, नहीं, सिंपल चीजें बता देती हूँ। जो 12 अंग है ना, 12 अंग याद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है, एक बार आप लोग अपने से पढ़ लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता रहना चाहिए कि 12 अंग जैन से रिलेटेड है। 12 उपंग में क्या चीज है, तो 12 उपंग में यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्लासिफिकेशन दी हुई है लोगों की, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया है, टाइम डिवीजन के बारे में और इसके बारे में कि मरणोपरांत कैसा जीवन होगा, पोस्टमस लाइफ के बारे में बात की गई है। 10 परिकीर्ण है, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट करते हैं मेजर टेस्ट को, बस पता होना चाहिए। 6 छेद सूत्र है, छेद सूत्र में क्या है, तो रूल्स है जैन मंक लोग के लिए, ठीक है, ये रूल्स हैं। अभी 6 छेद सूत्र याद मत करो, बस पता रखो कि रूल्स इसके अंदर आते हैं। फिर 4 मूल सूत्र हैं। मूल सूत्र में किसके बारे में दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ सरमन के बारे में, आपका जंगल में कैसी लाइफ बितानी है, ड्यूटीज क्या क्या है मंक के, रूल छेद सूत्र में है, पर ड्यूटीज मूल सूत्र में है, और रूल्स दिए हुए हैं यम के। 2
चुलिका सूत्र है, जो चुलिका सूत्र है वो इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, इसमें नंदी सूत्र आता है और ये इतना जानने की जरूरत नहीं, बस याद रखो ये इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है। तो आपको अब समझ में आ गया कि जैन लिटरेचर में अंग, उपंग, परिकर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और चुलिका सूत्र है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैन फिगर्स और सेंटर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जैनिज्म से रिलेटेड राजा महाराजा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हिस्टोरिकल पैटर्न में मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संप्रति और खारवेला जरूरी है जानना। संप्रति कौन थे? तो वो ग्रैंड सन थे, पोते थे अशोक के, और ये जैनिज्म के पेट्रन थे। और अशोक खुद किसको पेट्रनाइज करते थे? तो हीनियान बुद्धिज्म को पेट्रनाइज करते थे, पर इनके पोते जो है संप्रति वो जैनिज्म को करते थे। फिर बात आती है खारवेला राजा की। खारवेला कौन थे? तो वो कलिंग के छेदी रूलर थे कलिंग के, ठीक है। और इन्होंने विहार बनाया था कहाँ पे? तो उदयगिरी खंडगिरी। तो कल को एग्जाम में उदयगिरी और खंडगिरी आता है तो वो किस रिलीजन से इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपके जैनिज्म से हो जाता है, क्योंकि उसको बनाया तो खारवेलर ने था। अब कुछ सेंटर ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं। तो देखो कुछ 4 जगह है ना जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे जैन के बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टेम्पल्स हैं अलग अलग। जैसे मथुरा में आपको टेम्पल्स मिल जाएगा। माउंट आबू याद रखना है क्योंकि माउंट आबू में दिलवारा जैन टेम्पल मिलते हैं। कौन सा टेम्पल मिलता है? तो दिलवारा जैन टेम्पल। फिर है श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलागोला जो है वो वहां पे एक स्टैचू है। किसकी स्टैचू है? तो बाहुबली की, गोमतेश्वरा की। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है महामस्त अभिषेका। अब देखो ये बाहुबली का स्टैचू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जैनिज्म से? क्योंकि बाहुबली जो है वो बेटे थे किसके? ऋषभनाथ के। और ऋषभनाथ कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे। ये इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं जैनिज्म में क्योंकि बाहुबली के बारे में कहा जाता है कि ये 12 साल तक खड़े होकर मेडिटेशन किए थे, तो इसीलिए इनके लिए एक स्टैचू बनाया गया। ये कहाँ पे है? आपका ये जो श्रवण बेलागोला है ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है, याद रखना कर्नाटका में। फिर खजुराहो टेम्पल्स की बात होती है। खजुराहो टेम्पल जो है वो हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है, जैनिज्म से भी रिलेटेड है। तो कल को खजुराहो आए तो जैनिज्म में भी टिक करना हिंदुइज्म के अलावा। अब देखो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डिवाइड कैसे हुआ? फेमिन की कहानी तो बता दी मैंने आपको, सुखाड़ की। अब इन दोनों में डिविजन देख लो। अगर आपको श्वेतांबर पता चल जाएगा ना तो उसका ऑपोजिट ही है दिगंबर, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले श्वेतांबर बता देती हूँ। श्वेतांबर वर्ड को आप तोड़ो, श्वेत अंबर, अंबर यानी कि कपड़ा, क्लोथ, और श्वेत का मतलब होता है व्हाइट। तो जो लोग व्हाइट कपड़े पहनते थे उनको श्वेतांबर, मतलब अभी भी पहनते हैं, उनको श्वेतांबर बोलते हैं, ठीक है। ये किसमें बिलीव करते थे कि औरत भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, यानी कि ये क्या हो गए? थोड़े लिबरल हो गए विमेन को लेकर। ये बिलीव करते थे कि जब किसी इंसान को इनलाइटमेंट मिल जाता है उसके बाद वो खाना खा सकता है। और ये बिलीव करते थे कि महावीर स्वामी जो है उनकी शादी हो रखी है, ठीक है। तो हमने तो देखा कि उनकी वाइफ थी, लेकिन श्वेतांबर ही बिलीव करते हैं कि उनकी शादी हुई थी। और ये एक और चीज बिलीव करते हैं कि इनकी जो 19वें तीर्थंकर है जिनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। यहाँ देखो हमने तीर्थंकर की लिस्ट देखी थी ना, इसमें 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। तो अब मल्लीनाथ को भी आप थोड़ा ध्यान दोगे क्योंकि ये इनसे रिलेटेड हो जाता है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, मल्लीनाथ। तो ये लोग बिलीव करते थे कि जो मल्लीनाथ है वो औरत है, विमेन तीर्थंकर है। वैसे तो विमेन तीर्थंकर है, ठीक है। दिगंबर की बात की जाए तो दिग का मतलब स्काई होता है, दिग मतलब आसमान, स्काई, और अंबर तो बता ही दिया। तो अगर कोई अंबर को पहन रहा है यानी उसने कोई कपड़ा ही नहीं पहना है, तो ये रिमेन अनक्लैड, ये कपड़े नहीं पहनते थे और ये परफॉर्म करते थे ऑस्टेरिटी। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है दिगंबर लोग। ये लोग बिलीव करते हैं कि औरत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये उल्टा हो गया बिल्कुल श्वेतांबर का। तो ये भी बिलीव करते हैं कि खाना नहीं खा सकते, अनलाइटेंड का। ये बिलीव करते थे महावीर स्वामी की कभी शादी नहीं हुई थी, और ये बिलीव करते कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक पुरुष थे, औरत नहीं। तो उल्टा है, बस श्वेतांबर पता हो तो दिगंबर पता चल जाता है। अब इंपॉर्टेंट हो गया जैन टेक्स्ट और उसके कंपोजर। आपको तो मेरे हिसाब से सारे याद होने चाहिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग कोई भी आ सकता है, पर कुछ कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। लेकिन ये मैं सब चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी आपके लिए सारे के सारे। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, जो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, वो हमारा काम है आपको बताना। देखो जैन टेक्स्ट और कंपोजर की बात की जाए तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने दिया था, लिखा था। परिशिष्ट पर्वन लिखा था हेमचंद्र ने। स्वेदवाद मंजरी लिखा था मल्ली सेन ने। द्रव्य संग्रह लिखा था नेमीचंद्र ने। तत्वर्थ सूत्र लिखा था उमा स्वामी ने।
नया अवतार लिखा था सिद्धसेन दिवाकर ने, नया दीपिका लिखा था धर्मभूषण ने, श्लोक वाटिका लिखा है विद्यानंद स्वामी, और पंचविष्टिका लिखा है पद्मनंदी, और प्रवश चंद्र जो है वो कुंडकुंड एक है कुंडकुंड साहिब, उन्होंने लिखा था। आपको सिर्फ ये 4 भी याद रहे ना तो भी काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा था, थोड़ा तत्वर्थ सूत्र भी देख लेना, और प्रवचन सर भी लिख लेना, ठीक है, प्रवचन सार भी लिख लेना। तो ये सारी चीजें कुछ जैनिज्म से रिलेटेड थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं शैव भक्ति और शक्ति रिलीजन पे। तो हम लोग शैव भक्ति और शक्ति रिलीजन का, चलो उससे पहले थोड़ी एक आध चीजें और बता देती हूँ जैनिज्म के बारे में। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जैनिज्म में एक चीज में वो लोग बिलीव करते हैं, वो लोग बिलीव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए ना कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में कौन बिलीव करता था, तो वो करते थे जैन लोग, ठीक है। ये होल्ड करते थे, ये क्या कहते थे कि हर एक एटम, छोटे से एटम में भी सोल है, ठीक है। ये कर्म फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि कर्मा हमारे सोल, जो हमारा आत्मा है, उसका जो सोल, उसका जो बेन है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कर्म के वजह से है, ठीक है। तो ये वाला अनेकतावाद तो मैंने आपको बता दिया। ये लोग बिलीव करते थे कि आत्मा इटर्नल होता है, ठीक है। ये लोग बिलीव करते थे जैनिज्म में कि आत्मा इटर्नल होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ एक टर्म अगर आपको दिख जाए जैसे बसाडी, ठीक है, या कल को ये लिख ही देती हूँ मैं, बसाडी दिख जाए आपको, ठीक है, या फिर गुणस्थाना दिख जाए, तो ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जैनिज्म में हमें ये पता होना चाहिए, अलग अलग आपने ये देख लिया लिटरेचर देख, ये लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं कि जैनिज्म में कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, तो गौतम बुद्ध पाली यूज करते थे। जैनिज्म में ये लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, तो प्राकृत लैंग्वेज बिलीव करते थे। जैनिज्म के बारे में एक पिक्यूलर चीज है ना कि जैनिज्म ने कभी भी वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, लेकिन वैदिक सुप्रीमेसी को इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ये सारी कुछ चीजें थी एक्स्ट्रा जो आपको बता दी, कहानी की तरह सुन लो। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं शैवा, भगवता और शक्ति रिलीजन पे। देखो, पहली बात अगर हम लोग करें तो हमारा एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनी है। क्या है एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनी, तो हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर के हिसाब से 4 इपोक यानी कि 4 युग की बात की गई है। युग इज एपोक, ठीक है। 4 युग की बात की गई है, कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ठीक है। कली युग कहा जाता है, अभी चल रहा है। तो पहले कृता था, फिर त्रेता, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग आया, ऐसी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भगवत, एक ये आपके लिए जानना जरूरी था, भगवत और वैष्णव रिलीजन समझने से पहले। तो पहले हम लोग भगवत और वैष्णव रिलीजन देखते हैं। तो वैष्णव रिलीजन का ओरिजिन ऐसे हुआ है कि पहले भगवत रिलीजन से डेवलप होता है वैष्णव रिलीजन। फिर छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देविकी का बेटा कहा जाता है। फिर ऋग्वेदा में विष्णु को गॉड ऑफ स्काई बोल दिया जाता है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि वो लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे किसकी, इंद्र की, अग्नि की, इनकी उनकी। पर जब लेटर वैदिक पीरियड आता है ना, तब मेजर गॉड के रूप में उभर के आते हैं विष्णु, रुद्र और प्रजापति। विष्णु को फिर कंसिडर करने लगते हैं लोग कि वो गार्जियन है और प्रोटेक्टर है लोगों के, ठीक है। तो इस तरह से किसी ओरिजिन होता है वैष्णव रिलीजन का। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो प्रजापति डिस्क्राइब करते हैं वासुदेव को विष्णु के फॉर्म में। तो पहले वासुदेव थे, तो कहा गया कि वासुदेव विष्णु के फॉर्म है। फिर विष्णु पुराण में वासुदेव दूसरा नाम दे दिया गया विष्णु जी का, ठीक है, विष्णु पुराण में। फिर पंचतंत्र धर्म के अंदर क्या किया गया, कृष्ण और विष्णु के अंदर रिलेशन दिखा दिया गया, और फिर इन सबको रिलेशन दिखा दिया कि नारायण से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वासुदेव, विष्णु, कृष्ण, नारायण सब एक है। फिर बारी आती है महर्षि पाणिनि की। तो महर्षि पाणिनि ने मेंशन किया था कि वासुदेव का वर्शिप और भगवत धर्म के बीच में कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। अब स्प्रेड भी होगा, ये चीज अगर आ गया है तो स्प्रेड कैसे होता है, सबसे पहले मथुरा वाले रीजन में स्प्रेड होता है। फिर मेगास्थीन, जो कि कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, वो क्या करते हैं, वो वर्शिप करते हैं हेराकल्स का। हेराकल्स कौन है, तो वासुदेव कृष्ण है, ठीक है। तो फिर ये धीरे धीरे दूसरे पार्ट में भी फैलने लगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है,
गरुड़ा पिलर ऑफ विदिशा, विदिशा बेस नगर में है, वहां पे एक गरुड़ पिलर है। यहाँ पे हिलियोडोरस, हिलियोडोरस कौन था, तो तक्षशिला का ग्रीक एम्बेसडर था, उसने भगवत रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था और ये पिलर बनवाया था। तो कल को एग्जाम में आता है कि गरुड़ पिलर विदिशा का किससे रिलेटेड है, तो वो भगवत रिलीजन से रिलेटेड है, उसको एक ग्रीक एम्बेसडर हिलियोडोरस ने बनवाया था, ठीक, क्योंकि वो बिलीव करने लगा था किसमें, तो वो बिलीव करने लगा था भगवत रिलीजन में। गुप्ता पीरियड में पीक पे पहुंच जाता है ये भगवत रिलीजन, वैष्णव रिलीजन। गुप्ता पीरियड में क्यों ये पीक पे पहुंचता, तो जो गुप्ता के राजा थे ना, वो लोग वैष्णव को अपना रिलीजन, स्टेट रिलीजन बना देते हैं, और ज्यादातर गुप्ता रूलर अपना टाइटल भी चेंज कर देते हैं, परम भगवता। तो अगर कभी एग्जाम में परम भगवता आया तो वो कौन से रूलर से, वो गुप्ता रूलर है, ठीक है। गरुड़ की बात की जाए तो गरुड़ इज द स्टेट सिंबल ऑफ गुप्ता। तो इससे भी हमें पता चलता है कि गुप्ता लोग जो है वो कितना बिलीव करते थे विष्णु में, क्योंकि उन्होंने गरुड़ को स्टेट सिंबल रखा था। मेहरौली पिलर और भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि मेहरौली और भिटारी किससे रिलेटेड है, तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। मेहरौली मेंशन करता है चंद्रगुप्त टू के बारे में, और बोलता है कि चंद्रगुप्त टू ने इस्टेब्लिश किया था विष्णु फ्लैग, जो उन्होंने विष्णुपद माउंटेन के ऊपर लगा दिया था, झंडा गाड़ दिया था। दूसरा, भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में स्कंद गुप्त ने बनाया था ये भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये विष्णु के स्टैचू का मेंशन करता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको पता चल गई यहाँ से, ठीक। अब लिटरेचर और सेंट की बात की जाए तो देखो, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा था, तो ये तो याद करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर विष्णु भगवान के 42 नाम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चालुक्य रूलर थे ईस्टर्न वेंगी के, कहाँ के, तो ईस्टर्न वेंगी के चालुक्य रूलर थे, वो फॉलोअर थे वैष्णविज्म के, ये भी गरुड़ को अपना स्टेट सिंबल मानते थे। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आप दोनों को कंपेयर करके मिला सको कि गुप्ता का भी गरुड़ सिंबल स्टेट सिंबल गरुड़ था, और चालुक्य जो थे ईस्टर्न वेंगी के, उनका भी गरुड़ था। तो ये कौन है, चालुक्य, गुप्ता, ये हम लोग आगे देखेंगे ना क्रोनोलॉजिकली, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखो कि ऐसे ऐसे करके बढ़ा था यहाँ पे भगवत रिलीजन, गुप्ता के बाद ये आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं दशावतार टेम्पल का, जो कि इलोड़ा में है, और इसको किसने बनाया, तो राष्ट्रकूटा के राजा दंती दुर्ग ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे भी विष्णु की पूजा होती है। फिर है 10 अवतार, आपको पता है ना 10 अवतार किसके 10 अवतार, हम विष्णु भगवान के 10 अवतार की बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, इलोरा में। किसने बनाया, दंती दुर्ग ने बनाया, और कौन सा राजा है, राष्ट्रकूटा का राजा है। फिर बारी आती है 10 अवतार चरित। 10 अवतार चरित किसने कंपोज किया था, तो शमेंद्र ने कंपोज किया था। फिर है अलवर सेंट। देखो, जब भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में जाता है ना, तो वहां वैष्णविज्म भी जाता है। वैष्णविज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है साउथ इंडिया में, एक अलवर सेंट होते हैं, एक नयनर सेंट होते हैं, ठीक है। अलवर सेंट जो है वो विष्णु भगवान को फॉलो करते हैं, और जो नयनर सेंट है वो शिव जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अलवर सेंट भी वैष्णविज्म फैलाते हैं, कहाँ पे, साउथ इंडिया में जाके फैलाते हैं। अब कुछ मेजर टेम्पल है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भगवत रिलीजन से, तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल कौन नहीं जानता, तो आपको ये पता ही होगा, इसलिए मैं उस पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करी। दूसरा 10 अवतार टेम्पल, 10 अवतार टेम्पल कहाँ पे है, तो यूपी में है। देखो, 10 अवतार टेम्पल इलोरा में भी है, और एक 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन अच्छे से देख लेना। कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे 10 अवतार टेम्पल में देवगढ़ भी दिखा रहेगा और इलोरा भी दिखा रहेगा, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि दो जगह है। फिर बारी आती है विष्णु टेम्पल की। दो विष्णु टेम्पल है, एक विष्णु टेम्पल तिगावा एमपी में है, और एक विष्णु टेम्पल ईरान एमपी में है, ठीक है। दोनों एमपी में ही है, लेकिन अलग अलग जगह, एक तिगावा में, एक ईरान में। एक विष्णु टेम्पल को कनकली देवी टेम्पल भी बोलते हैं। फिर द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है, तो मथुरा में है, क्योंकि मथुरा में ही द्वारकाधीश वाला टेम्पल, द्वारकाधीश किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात में भी है। तो अब समझ में आ गया, ये दो दो करके है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक मथुरा में भी है, एक गुजरात में भी है। सेम विष्णु टेम्पल एमपी में दो है, ठीक है। ये दो दशावतार टेम्पल भी हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर बारी आती है रथ यात्रा। रथ यात्रा कहाँ पे होती है, तो वो हर साल पुरी उड़ीसा में होती है, क्योंकि वहीं पे कौन सा टेम्पल है, तो वहां पे जगन्नाथपुरी टेम्पल है। ये कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछ ले। तो रथ यात्रा होती है शुक्ल पक्ष की द्वितीया में। कौन से महीने में, तो आषाढ़ महीने में। और ये किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड जगन्नाथ को। किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को ही लॉर्ड जगन्नाथ बोलते हैं। तो जो जगन्नाथ टेम्पल, उसमें 3 भगवान है, लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, बलभद्र जो उनके भाई हैं, और बलराम और सुभद्रा, ठीक है, 3 लोगों को डेडिकेटेड है।
अब हमने शैवा रिलीजन देखना है, हमने देख लिया वैष्णव, अब शैवा देखते हैं। शैवा किसको डेडिकेटेड है? तो शिव जी को डेडिकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको शिव वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वहां पे आपको योनि मिली है, आपको वहां पे लिंगा मिले हैं, वहां पे आपको योगी फिगर भी मिला है। तो जो योगी फिगर मिला था ना, वो शिव जी जैसा दिख रहा था। और ये कहाँ मिला था? तो मोहिंजोदारो के एक स्टैंप में मिला था। तो वहां से शिव के वर्शिप का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिल जाता है। ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा में भी शिव जो है उनको रुद्र बोलते हैं, ठीक है। वो अपने फेरोसिटी के लिए जाने जाते थे। तो जो रुद्र देवता आपको ऋग्वेद में दिखेंगे वो शिव ही हैं। फिर अथर्ववेदा में आपको शिव का नाम अलग अलग दिखेगा, पाशुपति, भाव और भूपति। महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक और फैक्ट पता चल गया, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। उसमें उन्होंने रिवील किया है कि शिव की वर्शिप होती थी 2nd सेंचुरी बीसी में। कब होती थी? 2nd सेंचुरी बीसी में। गुप्ता पीरियड, जैसे कि आपको पता है वैष्णविज्म के लिए में भी टाइम में फेमस था, वैसे गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त II के टाइम में उनके प्राइम मिनिस्टर वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी हिल्स पे एक शैव केव भी बनवाया था। और कुमार गुप्त जो है उन्होंने एक शिवलिंग बनवाया था कर्मदंड और कोह में। उसके अलावा कालिदास, कालिदास को कौन नहीं जानता, इतने महान थे कालिदास। तो कालिदास जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कुमार संभवम। तो यहाँ से एक और चीज आपको पता चल गई कि कालिदास ने, अब बहुत लोगों को सब पता है कालिदास ने बहुत सारी अपनी कृतियां लिखी हैं जिसको हम पढ़ेंगे, पर यहाँ से आप कुमार संभवम याद रखेंगे जो किसके बारे में? शिव जी के बारे में है, ठीक है। अलग अलग टेम्पल और सेक्ट प्रोपगेशन देखते हैं शैव धर्म से रिलेटेड। तो कंदरिया महादेव कहाँ है आपका? ये खजुराहो में है। और इसको किसने बनाया? तो चंदेल राजाओं ने बनाया है। एक कैलाश टेम्पल है एलोरा में। एलोरा में आपने कौन सा एक और टेम्पल देखा था? आपने इलोरा में पहले भी दशावतार टेम्पल देखा था विष्णु भगवान का। वैसे ही इलोरा में ही आपको कैलाश टेम्पल भी दिखता है जो राष्ट्रकूटा ने बनवाया था, और ये शिव जी के लिए था। नयनर, मैंने आपको अलवर नयनर का डिफरेंस बताया ना, वैसे ही नयनर जो है वो साउथ इंडिया में शैव रिलीजन फैलाते हैं। 63 नयनर सेंट हुए, ठीक है, सेंट हुए। चोला रूलर्स, चोला रूलर्स एक्सक्लूसिव वर्शिपर थे शिव के, ये लोग शिव की ही पूजा करते थे। तो राजराज वन जो है उसने राजराजेश्वर मंदिर बनाया था तंजौर में। और एक है कोलुतुंग वन। कोलुतुंग वन ने क्या किया था? विष्णु को ओवरथ्रो कर दिया था। विष्णु भगवान की एक स्टैचू थी। कोलातुंगा कहाँ से रिलेटेड है ना? ये भी चोला रूलर ही है कोलातुंगा, ठीक है, लेटर चोला रूलर है कोलातुंगा। तो कोलातुंगा ने क्या किया था? विष्णु की मूर्ति को ओवरथ्रो करा दिया था। क्यों? क्योंकि वो शिव में इतना मानता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ स्टार मार्क इसलिए किया, 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे इंडिया में। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे हैं? ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो ये आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग पता होने चाहिए। तो बहुत आसान है, मैं अभी आपको आराम से इसको याद करवा देती हूँ, दिक्कत नहीं होगी। देखो पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है केदारनाथ, ठीक है। एक केदारनाथ याद रखो, केदारनाथ सबको पता है उत्तराखंड में है, ठीक, ये आपके लिए आसान हो गया। दूसरा आप लोगों को मैं बताती हूँ, ऊपर से नीचे चलते हैं, है ना, तो आसान रहेगा थोड़ा सा आपके लिए। केदारनाथ उत्तराखंड में है। विश्वनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे? काशी में है। काशी विश्वनाथ जाते हैं ना, कितनी भीड़ होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाकालेश्वर उज्जैन में है, ठीक है। उसके बाद ओमकारेश्वर और भीमशंकर। ओमकारेश्वर आपका एमपी में है, भीमशंकर और त्र्यंबकेश्वर ये आपका नासिक में है, ठीक। फिर अगर आप देखें तो घुश्मेश्वर और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। सोमनाथ नागेश्वर आपके द्वारका में आपको मिल जाता है, कहाँ है? गुजरात। और रामेश्वरम जो है वो आपको तमिलनाडु में। तो सबसे नीचे रामेश्वर है, सबसे ऊपर केदारनाथ है। रामेश्वरम जो है वो बहुत सुंदर है, मतलब वो नीचे यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान राम ने जाके शिवलिंग बना के पूजा की थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो हमने ऊपर से नीचे देखा, सबसे पहले केदारनाथ आपको याद रखना, फिर धीरे धीरे जाएंगे महाकालेश्वर उज्जैन में, ओमकारेश्वर एमपी में। और ये एक बार दो बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। इसमें ज्यादातर मैच द फॉलोइंग आएगा या पहचानने को आएगा कि इसमें से एक और है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ आपके पल्ली महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर आप लोग देखो शैव सेक्ट।
शैवा सेक्ट की बात की जाए तो 4 सेक्ट है शैवा में। शिवजी वाले सेक्ट में भी 4 हैं। एक है शैवा, दूसरा पाशुपति, कपालिक और कालामुख। आपको बस इतना याद रखना, कल को एग्जाम में पाशुपति आए तो दिमाग में होना चाहिए शिवजी से रिलेटेड है, कपालिक आए तो शिवजी से रिलेटेड है, कालामुख आए तो भी शिवजी से रिलेटेड है। पाशुपति का ओरिजिन ना 2nd सेंचुरी बीसी में हुआ था, जिसको ब्रह्मचारी नेम लुलुकिश ने किया था। अब यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैंने स्टार मार्क किया, जैसे लिंगायत सेक्ट। लिंगायत सेक्ट को फाउंड किया था बसव ने, ठीक है, ये 12वीं सेंचुरी में इन्होंने फॉर्म किया था। जो बसवा सेक्ट है आज भी कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बहुत फेमस है। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंगायत, तभी इनका नाम लिंगायत पड़ा है, ठीक है। आपको इनके फाउंडर का नाम याद रखना है, बसवा या वसवा, बी से भी लिखा रहता है, 12वीं सेंचुरी। फिर बारी आती है नाथ पंथ सेक्ट का। गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, मतेसेंद्र नाथ से स्टार्ट किया था और प्रमोट किया था बाबा गोरखनाथ ने। यहाँ पे नाथ पंथी सेक्ट है। गोरखनाथ एक जगह भी है यूपी में, वहां आप जाओगे तो आपको मिलेगा शिव का ये मंदिर, ठीक है। फिर बारी आती है मेजर टेम्पल की। तो कुछ शिवजी से रिलेटेड मेजर टेम्पल हैं, जैसे आप इसको एक एक बार खुद से पढ़ लेना, इतना हार्ड नहीं है। जैसे राजराजेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है, शिव टेम्पल एमपी में है, नटराज टेम्पल तमिलनाडु में है, विरूपाक्षा टेम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, न्यूज में भी रहता है, क्या पता इंपॉर्टेंट हो जाए। विरूपाक्षा टेम्पल आपका हम्पी कर्नाटका में है, और विश्वनाथ टेम्पल तो सबको पता है वाराणसी यूपी में है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक्ति रिलीजन को। शक्ति रिलीजन की बात की जाए तो ये वर्शिप किसकी होती है यहाँ पे, तो गॉडेस शक्ति की, दुर्गा माँ जो बोलते हैं ना, उनकी वर्शिप होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे शिवलिंग का एविडेंस मिला था, वैसे योगी का एविडेंस मिला था, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की भी वर्शिप करते थे। वैदिक लिटरेचर में मेंशन है, वैदिक लिटरेचर में भी कुछ कुछ गॉडेसेस का नाम मेंशन है, जैसे सरस्वती, अदिति, उषा और लक्ष्मी। तो आपको ये नाम ये पता होना चाहिए, अदिति कौन है, देवी है, उषा देवी है, लक्ष्मी को तो पता ही आपको, और सरस्वती पता ही रहता है। महाभारत और पुराण में एक डिस्क्रिप्शन है गॉडेस महात्म्य का, किनका, महात्म्य का। मेजर टेम्पल जो देवी माँ से रिलेटेड है, वैष्णो देवी टेम्पल सबको पता है, जम्मू में है। फिर आपका आता है विंध्यवासिनी देवी टेम्पल। तो विंध्यवासिनी देवी टेम्पल, नाम ही है विंध्य तो विंध्याचल, बहुत आसान है याद रखना। 64 योगिनी टेम्पल जो है ना, आपके एग्जाम वगैरह में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपका भेड़ाघाट एमपी में 64 योगिनी मंदिर। फिर कामाख्या मंदिर आसाम में है, ये भी इसीलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है ना जो कि आसाम में, और बोला जाता है कि यहाँ पे ना देवी माँ जो है वो उनकी योनि गिरी थी। बोला जाता है कि जब शिवजी सती माँ की बॉडी लेकर गए थे ना, जब तांडव कर रहे थे, तो उनकी योनि कामाख्या में गिरी थी। और ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध मंदिर है आसाम में, कामरू कामाख्या मंदिर भी बोलते हैं इसको। फिर है दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल, ये कलकत्ता में है। तो ये आपका जो है ये पूरा जो है वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 7 देखते हैं, जो कि है पॉलिटिकल कंडीशन इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी ना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड था हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। यहाँ पे 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है। ये 16 महाजनपद आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी दिखेगा। कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो अंगुतारा निकाय में आपको दिख जाएगा। जैन लिटरेचर में भी इसके बारे में दिया हुआ है, जैसे भगवती सूत्र एक जैन लिटरेचर, वहां भी आपको 16 महाजनपद की बात दिखेगी। इनफैक्ट पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी थी, उसमें भी 22 महाजनपद की बात होती है। तो अब बार बार पाणिनि अष्टाध्याय आ रहा है, आपको तो अब याद ही हो गया क्योंकि अष्टाध्याय किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये 16 के 16 महाजनपद है ना, इनके कैपिटल आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ है उनके कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ऐसे तरीके से बताऊं कि आपको याद हो जाए, इनके कैपिटल पता होना चाहिए। मॉडर्न प्लेस कहाँ है ये अभी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैपिटल इंपॉर्टेंट है। कुरु महाजनपद का कैपिटल है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ सुनते हैं हम लोग, हस्तिनापुर महाभारत में सुनते हैं, और हस्तिनापुर, कुरु देश, कुरु, ये सब कुरुक्षेत्र, ये सब हम लोग कहाँ सुनते हैं, महाभारत में। तो जब भी आपको कुरु दिखे तो आप महाभारत से लिंक कर लेना, और महाभारत से कैपिटल आपको हस्तिनापुर याद ही होगा, तो कुरु का कैपिटल हस्तिनापुर हो गया। फिर बारी आती है पांचाल। पांचाल भी आपने महाभारत में सुना होगा, पांचाली, पांचाल नरेश। तो पांचाली किसको बोलते थे, द्रौपदी को बोलते थे। पांचाल का कैपिटल है 2, एक है अहिचत्रा
और दूसरा है काम्पिल्य। काम्पिल्य, जिन्होंने भी महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी उन्होंने काम्पिल्य शब्द सुना होगा, जिसको साउथ पंचाल बोलते हैं। और अहिचत्र जो है वो नॉर्थ पंचाल है। तो जिसको पांचाल याद रहेगा काम्पिल्य देख लेगा, अहिचत्र देख लेगा। ठीक, फिर बारी आती है सूरसेन की। तो सूरसेन का कैपिटल है मथुरा। ठीक है, ये थोड़ा एक अलग है तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, पर कुरु पांचाल आसान है याद करना। काम्पिल्य भी बहुत बार महाभारत में मेंशन होता है। फिर बारी आती है वत्स की। वत्स का कैपिटल है कौशंबी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वत्स का कैपिटल क्या है? कौशंबी है। सूरसेना का कैपिटल मथुरा है। तो जो जो आपको याद करना है ना वो बता देती हूँ, वो उसका एक टेबल सा बना देती हूँ ताकि आपको वही इंपॉर्टेंट रहे याद करना। एक तो हम शूरसेना देख रहे हैं, कहाँ का है? तो मथुरा इसका कैपिटल। दूसरा हमें क्या याद रखना है? वत्स याद रखना है। वत्स का कैपिटल क्या है? कौशंबी। तीसरा आपके लिए है कोशाल, मल्ला और मगध। बताओ मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये तीनों जो है कौशल, मल्ला और मगध, ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेशन है। जैसे कौशल का कैपिटल है साकेत और श्रावस्ती। आपको पता है, मैंने आपको बताया कुछ ही समय पहले कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सरमन गौतम बुद्ध जी ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और कौशल नरेश के बारे में और क्या बताया था मैंने बुद्धिज्म में, कि जो कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत, उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रनाइज किया था। वो बहुत बड़े पेट्रन थे बुद्धिज्म के, तो आप उससे याद रख सकते हो। कौशल का कैपिटल साकेत और श्रावस्ती है। ठीक है, उसके बाद मल्ला। मल्ला का कैपिटल कुशीनगर और पावा है। कुशीनगर में क्या था गौतम बुद्ध का? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जो हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो मल्ला है। तो मल्ला जनपद में था। तो कल को अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन से जनपद में हुई थी, कुशीनगर ना पूछ ले, तो आपको पता रहना चाहिए मल्ला है, क्योंकि मल्ला का ही कैपिटल कुशीनगर है। काशी तो बहुत आसान है याद करना, तो वाराणसी इसका कैपिटल है। अंग का कैपिटल है चंपा। अंग कहाँ पे है? तो बिहार के लिए जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स है, जो बिहार के, उनको पता होना चाहिए, जो अभी भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन है उसको अंग बोलते हैं। और अंग प्रदेश का राजा अकॉर्डिंग टू महाभारत कौन था? कर्ण था। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे महाभारत से भी लिंक कर दिया मैंने। तो अंग का कैपिटल चंपा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं लिख देती हूँ, अंग का कैपिटल चंपा। ठीक, तो याद रहे कि भागलपुर और मुंगेर ही अंग वाला रीजन है। फिर मगध। मगध सबसे इंपॉर्टेंट जनपद था। ये आज के समय में पटना और गया रीजन का है। इसका कैपिटल गिरिराज, या फिर पहले राजगीर को गिरिवराज बोलते थे, तो गिरिराज, गिरिवराज, राजगीर मगध का कैपिटल। फिर आती है वज्जी। वज्जी भी बिहार वालों याद रखो, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला रीजन वज्जी है। वज्जी का कैपिटल है वैशाली, जनकपुरी। तो वज्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैशाली में जो हमारे गौतम बुद्ध है, चाहे वो हमारे महावीर हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है वैशाली से, तो वज्जी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वज्जी वी से है और वी से ही वैशाली है, तो आसान है याद रखना। वज्जी का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका वैशाली। और जनकपुरी भी है, पर एग्जाम में आपको वैशाली ही मोस्टली दिखेगा। ठीक, फिर बारी आती है छेदी। छेदी का कैपिटल है कोथिवती और सुक्ति माता, ये बुंदेलखंड रीजन में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फिर है मत्स्य। मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर। ठीक है, मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर। आज मॉडर्न ये जयपुर कहलाता है। फिर है अश्मका। अश्मका का कैपिटल है पोटन और पोटिल। ठीक है, अवंती का कैपिटल है उज्जैन। अब अवंती भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उज्जैन और महिष्मती दो कैपिटल हैं अवंती के, नॉर्दर्न अवंती, सदर्न अवंती। अवंती इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो मैं लिख देती हूँ कि उज्जैन बाद के जो राजा लोग थे ना, चाहे वो हर्षवर्धन के टाइम का वर्धमान किंगडम, ये सब के टाइम थोड़ा अवंती इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए। तो अवंती का कैपिटल भी जानना आपको जरूरी है, ये मैं मिटा देती हूँ तो आपको पता ही हो गया। अवंती का कैपिटल हो गया आपका उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती, यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, उज्जैन भी और महिष्मती भी। तो ये पता चल जाएगा कि दो कैपिटल्स हैं इस जनपद के। फिर बारी आती है गांधार। गांधार का कैपिटल तक्षशिला है, ये सबको पता है, क्योंकि गांधार जो है वो अभी अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया उधर। इसका कैपिटल तक्षशिला है। तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह होती थी। फिर बारी आती है काम्बोज। तो काम्बोज का कैपिटल रायपुर और राजौरी है। तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक टेबल में बता दिया। जो आसान है याद रखना, वो ट्रिक्स आई होप आप लोग को समझ आया हो। एक आध बार पढ़ोगे और इस कहानी जो मैंने आपको बताई है उससे रिलेट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, अब हम लोग की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और डायनेस्टी देख रहे हैं 6th सेंचुरी
की, ठीक है, 6th सेंचुरी के टाइम की हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज वगैरह देखेंगे। 6th सेंचुरी बीसी की जो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, इसमें आपको महाजनपद का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। अभी वैशाली की बात करते हैं। वैशाली सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल रिपब्लिक था किसके टाइम का? तो बुद्धा जी के पीरियड के टाइम का, ठीक है। बिंबिसार हरियाणक डायनेस्टी का था। ये एक प्रोमिनेंट रूलर था जिसने हरियाणक डायनेस्टी बनाई थी और ये फाउंडेशन था मगध एम्पायर का। ये जितने के जितने महाजनपद है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद अगर कोई हुआ तो वो मगध था। मगध सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था और यही बाद में मगध डायनेस्टी की फॉर्मेशन करता है, मगध एम्पायर बनता है। मौर्यन एम्पायर से पहले मगध था, ठीक है। तो मगध का ये फॉर्मेशन करता है। मगध डायनेस्टी में अलग अलग रूलर्स आते हैं। मगध के अंदर भी हरियाणक 3 डायनेस्टी आती है मगध के अंदर, हरियाणक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और फिर बाद में मौर्यन आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, आपको वैशाली पता चल गया, थोड़ा सा हम लोग मगध डायनेस्टी के बारे में बताती हूँ आपको। ये देखो मगध डायनेस्टी क्या आता है, मगध सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। पहले तो ये रीजन बताती हूँ कि मगध ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे महाजनपद में क्यों होता है, क्योंकि मगध में ना आपको आयरन का यूज होता था। ये लोग एलिफेंट का यूज करते थे। तो मगध का जो लोकेशन भी था ना, वो इतना अच्छा लोकेशन था कि वहां पे ऐसे जंगल वंगल थे, तो वहां पे बहुत मुश्किल था पेनिट्रेट करना किसी भी दुश्मन को। तो इस वजह से सारे महाजनपद में मगध को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और मगध सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है, ठीक है, बाकी सारे महाजनपद में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। महाजनपद में अगर मैं आपसे बोलूं कि महाजनपद में क्या फॉलो होता था, तो महाजनपद में 2 चीजें फॉलो होती थी, मोनार्की भी था और रिपब्लिक भी था, ठीक है। रिपब्लिक वो जो गण वाली चीज बताई थी ना, वो भी होता था महाजनपद में, और मोनार्की भी थी। तो 2 तरह की चीजें आपको महाजनपद में देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। महाजनपद में मोनार्की इन्वेंट होता। अब ये भी बता दिया मैंने कि वाई मगध वाज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आयरन का यूज होता था, एलिफेंट यूज होता था, प्लस इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अब देखो दूसरी चीज, मगध डायनेस्टी की बात की जाए तो अब मगध तो उसमें सब में फेमस हो गया। मगध डायनेस्टी जो है वो 3 तरह का इसके अंदर अलग अलग 3 डायनेस्टीज थी। मगध डायनेस्टी कंप्राइज करता था। पहली डायनेस्टी थी आपकी हरियाणक डायनेस्टी, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हो, जो बिंबिसार ने फॉलो किया, ये पहली डायनेस्टी थी। दूसरी डायनेस्टी जो थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। क्या थी? शिशुनाग डायनेस्टी। और तीसरी डायनेस्टी जो थी वो थी नंद डायनेस्टी, जो कि यहाँ है, ठीक है, नंद डायनेस्टी, ये थर्ड थी। ये 3 डायनेस्टी मिलकर के मगध डायनेस्टी बना रही थी, ये पता होना चाहिए। तो देखो बिंबिसार फाउंडर है हरियाणक डायनेस्टी का, ठीक है। बिंबिसार जो है ना वो बिलीव करता था मैट्रिमोनियल अलायंस में। फिर इनका बेटा आता है जिसका नाम होता है अजातशत्रु, जो बिंबिसार का बेटा था, ठीक है, अजातशत्रु। ये एक्सपैंड किया बहुत ज्यादा, भले ही फाउंड किया अजातशत्रु ने, पर बिंबिसार ने जो है फाउंडर थे, पर अजातशत्रु ने इसको एक्सपैंड किया मगध एम्पायर को, और इसका कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इन्होंने पाटलिपुत्र जाके शिफ्ट कर लिया। फिर आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर आपके 2 लोग आते हैं, एक शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग ने ही फॉलो किया था, और दूसरा कला अशोका। कला अशोका को हम लोगों ने किधर देखा था? तो हम लोगों ने कला अशोका को देखा था जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो शिशुनाग और फिर कला अशोका कौन से? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में दिखे थे ना, कला अशोका, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ऐसे रिवीजन भी होता रहेगा आप लोगों का, रिलेट करके पढ़ो। तो 2 लोग थे शिशुनाग डायनेस्टी में, शिशुनाग और कला अशोका। फिर थर्ड आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद थे और दूसरा था आपको धनानंद। तो नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद जो थे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रूलर थे और वो एक्सपैंड करते किंगडम को। और यहाँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि ये एक टाइटल यूज करते थे जिसका नाम था एकारत या एकछत्र, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ कि कौन सा रूलर टाइटल यूज करता था एकारत या एकछत्र। तो नंद डायनेस्टी के राजा महापद्म नंद यूज करते थे। फिर बारी आती है मौर्यन डायनेस्टी की। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, किसको ओवरथ्रो करके? तो नंद डायनेस्टी को। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से, ठीक है। एक कहानी है कि चाणक्य का इंसल्ट किया था नंद डायनेस्टी में, और उनकी इतनी इंसल्ट की थी ना कि चाणक्य जो है उन्होंने उसी समय व्रत लिया था कि मैं इस डायनेस्टी को
गिरा के रहूंगा। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो करके मौर्यन डायनेस्टी बनाई, और मौर्यन डायनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इसी में बाद में महान रूलर आते हैं जिनको हम लोग सब जानते हैं अशोका द ग्रेट के नाम से। मौर्यन एम्पायर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के वजह से बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत प्रॉस्पर था। अब कुछ की कल्चरल और पॉलिटिकल हाइलाइट्स बताती हूँ मैं आपको 6th सेंचुरी की। तो पाटलिपुत्र जो आज पटना है ना, उसका फाउंडर है उदयन। तो बीपीएससी एग्जाम या किसी एग्जाम में आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन है, तो आपको उदयन पता होना चाहिए। उदयन एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल सेंटर बनाते हैं पाटलिपुत्र को, और यहाँ पे मौर्यन और गुप्ता दोनों पाटलिपुत्र को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, मौर्यंस भी और गुप्ता भी। फिर बारी आती है काशी की। तो काशी एक अब बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी हुआ करता था, इसमें बहुत पैसे थे। फिर जो छेदी महाजनपद जो आज के मॉडर्न बुंदेलखंड में, उसके कैपिटल के बारे में दिया, जो ऊपर आप पढ़ लेना। फिर खारवेला की बात हुई थी ना, हमने खारवेला को कहाँ देखा था, जैनिज्म में देखा था कि उन्होंने जैनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो खारवेला जो थे वो छेदी डायनेस्टी से थे, कलिंगा के, तो मैंने बताया, और इन्होंने जैनिज्म के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। फिर बारी आती है कल्पी। कल्पी क्या है, तो कल्पी एक एंशियंट सिटी है जिसको किसने बनवाया है, तो किंग वासुदेव ने 4th सेंचुरी बीसी में बनवाया था। अब जो है 6th सेंचुरी में कुछ क्वाइनेज और लिटरेचर की बात कर लेते कि कौन सा क्वाइन यूज होता था। तो 6th सेंचुरी के टाइम यूज होता था आहत क्वाइंस। कौन से कॉइन यूज होते थे, आहत कॉइन। और ये किस तरह के कॉइन थे, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। ये किससे बने थे, तो ये सिल्वर से बने थे, और ये मॉडर्न पीरियड में भी काफी चलते। तो कल को एग्जाम में पूछता आपसे कि मॉडर्न पीरियड में कौन से कॉइन्स यूज होते थे, तो आहट कॉइन याद रखना है। फिर बारी आती है पाणिनि की। हम लोग बहुत देर से बोले अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी कौन थे पाणिनि, तो पाणिनि एक बहुत ही फेमस ग्रामेरियन थे। किस लैंग्वेज में, तो संस्कृत के। इन्होंने 4000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं पाणिनि ने। तो ये काफी रिनोन्ड थे अपनी संस्कृत ग्रामर के वर्क के लिए 6th सेंचुरी के टाइम में। ठीक, अब अलग अलग राजा और उनके रेन के बारे में दिया कि किसने कितना। तो मैंने आपको डायनेस्टीज का तो बता दिया कि 3 पार्ट में कौन से डिवाइडेड थी। अब अलग अलग राजा का रेन भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं महापद्म नंद ने जो है वो रूल किया है। कितने साल, तो 100 साल रूल किया है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स 40 भी बोलते हैं। शिशुनाग ने 40 किया है, ककवर्ण ने 26 किया है, उसके बाद बिंबिसार ने 28, अजातशत्रु ने 27, उदयन ने 33। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लो कि महापद्म नंद का सबसे ज्यादा इन्होंने जो है रूल किया है, रेन इनका सबसे ज्यादा था। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वेजन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ना, इन्वेजन शुरू होता है 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। इन्वेजन होने लगता है फॉरेन से, जैसे कि ग्रीक इन्वेजन होता है। ठीक है, फिर जो हमारा जो नंद डायनेस्टी है, जब ये चल रहा था ना, जब अगर मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बताऊं, तो जब ये नंद डायनेस्टी या सबसे पहले क्या था, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। फिर हमने वैदिक एरा देखा। अब क्या है, यहाँ पे वो जो हमने मगध, ये महाजनपद की बात कर रहे थे, महाजनपद वाला कॉन्सेप्ट आता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको डायनेस्टीज बनती दिखती हैं। कौन सी, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी। पर जब ये मगध डायनेस्टी का टाइम चल रहा था ना, तभी से क्या हुआ था, तभी से ना इन्वेजन होने शुरू हो गए थे। अलग अलग फॉरेन नेशन से इन्वेजन हो रहा था, जैसे कि ग्रीक इन्वेजन। सबसे पहले ग्रीक इन्वेजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग इन्वेजन अलग अलग जगह से हुआ, जिसमें ग्रीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले ग्रीक की बात करते हैं। पहले हम लोग ग्रीक इन्वेजन देखते हैं। तो ग्रीक इन्वेजन देखने के लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, हक्कामनी एम्पायर, जिसको एक रूलर था जिसका नाम था साइरस II। उसने एक एस्टैब्लिश किया था एम्पायर सेंट्रल ईरान में, जिसका नाम था हक्कामनी एम्पायर। ये पीरियड मार्क करता है बिगनिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पर्शिया एंड इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस बताती है एक राजा के बारे में जिसका नाम है डेरियस I। डेरियस I जो है वो एक है बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन। बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन में बताते हैं कि डेरियस का जो एम्पायर था, हक्कामनी एम्पायर से बिलोंग करता था डेरियस। डेरियस ने 23 प्रोविंसेस बनाई थी, जिसमें इंडिया जो है उसका 12वां प्रोविंस था। यानी कि सबसे पहले ग्रीक सेंट्रल एम्पायर से आते हैं ये लोग, हक्कामनी एम्पायर वाले, और फिर जो है डेरियस आता है। फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्योंकि ईरान से आए थे, वो पर्शिया वाला रीजन था, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस आ जाता है इंडिया पे। और तभी हमारे जो खरोष्टी स्क्रिप्ट देखते हैं ना, वो उसका डेवलपमेंट पर्शियन इन्फ्लुएंस के वजह से ही हुआ है। ये ईरानियन अरामाइक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ पे एक्सटेंसिव इंटरैक्शन देखी गई है पर्शियन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में। नंद डायनेस्टी और इसकी डिमाइस के बारे में बात करें
तो जो पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो डिटेल करता है रूल ऑफ नंद डायनेस्टी के बारे में। आपको बताया मैंने महापद्म नंद के बारे में, जो आखिरी रूलर थे ना इस डायनेस्टी के, उनका नाम धनानंद था। धनानंद के ही कंटेम्प्ररी में अलेक्जेंडर द ग्रेट आ रहा था, ठीक है। इसी धनानंद के कोर्ट में आपको वो आता है, चाणक्य आता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इनका ही कंटेम्प्ररी था। ग्रीक राइटर्स जो हैं वो उसको अग्रमीज भी बोलते हैं या फिर जेनोफॉन भी बोलते हैं, बहुत ही वेल्दी पर्सन बोलते हैं। किसको? तो धनानंद को। भद्रसाल जो है वो कमांडर था नंद डायनेस्टी के टाइम। अलेक्जेंडर का इन्वेजन क्या होता है कि जो हक्कामनी एम्पायर पहले आया उसको डिफीट करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी में, और वो इंडिया आ जाते अपनी बड़ी सी आर्मी लेके, और बाद में ये ग्रीस में रिटर्न कर जाते 325 बीसी में, ठीक है। और इस पीरियड में, जो पूरा पीरियड है ना इनका 326 बीसी से 325 बीसी का, इसमें ये अलग अलग इंडियन स्टेट और रिपब्लिक से एनकाउंटर करते हैं। पहली बात हम लोग करते हैं अश्वाका रिपब्लिक की। तो अश्वाका एक फ्रंटियर रिपब्लिक है अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइप में। इसका कैपिटल था मसागा। एक ग्रीक राइटर के अकॉर्डिंग मसागा जो था, मसागा की औरतें अलेक्जेंडर के अगेंस्ट आ गई थी लड़ने के लिए, क्योंकि उनके जितने भी मेन थे उनको एक बैटल में मार दिया था अलेक्जेंडर की आर्मी ने, तभी तो उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कह रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ने हर एक औरत की को मरवा दिया था, ये दिखाते हुए कि वो कितना फियर्स है, कितना रेजिस्टेंस उसने फेस किया है। फिर पुरु किंगडम की बात होती है। देखो, एक है बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। ये बैटल ऑफ हाइडेप्सिस झेलम नदी के पास हुआ था। एक पुरु, जिसको पोरस भी बोलते हैं, उसका राज्य था किसके बीच में? तो झेलम और चिनाब के बीच में। अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट कर दिया इस झेलम नदी के बैंक पे। लेकिन वो इतना इंप्रेस हुआ ना उसकी ब्रेवरी से, किसके? पोरस की ब्रेवरी से, कि उसने हराने के बाद भी पोरस को वापस से रूलर बना दिया और उसको उसके अलावा अलग अलग टेरिटरीज भी दी। अब कुछ की टेक अवे और एडिशंस हम लोग देखते हैं कि इस टाइम में क्या दिखा। तो कल्चरल एक्सचेंज, पर्शिया और इंडिया के बीच में बहुत इंटरेक्शन था हक्कामनी एम्पायर के टाइम में, तो इस वजह से अलग अलग कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, हमें अपना उसका कल्चर देखने को मिलता है, पर्शियन कल्चर। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, जैसे खरोष्टी स्क्रिप्ट की बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस भी हमने ली थी। मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करें तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन डेमोन्स्ट्रेट करता है एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स। किसका? दोनों, ग्रीक का भी और इंडियन आर्मी का। तो और बैटल ऑफ हाइडेप्सिस में जो जिस तरह का डिस्प्ले वैलर मतलब कि जिस तरह का अपना लेवल दिखाया ना पोरस ने, कि वो कितना वैलर था, उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ था, वो आज भी याद किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ना ग्रीक रूल का अलग अलग पार्ट में, उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ट्रेड हो गया दोनों कंट्रीज के, ईस्ट और वेस्ट में ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो ग्रीक और पर्शियन हिस्टोरिकल अकाउंट बताता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन एंशिएंट इंडिया की कैसी है। तो अगर आपको एंशिएंट इंडिया की स्टोरी पढ़नी है ना, तो आपको ग्रीक और पर्शियन हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको हमारा एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलेगा। अब कुछ की फिगर और इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये इन्वेजन हुआ था तो आपको बताए साइरस II फाउंडर है हक्कामनी एम्पायर का, जो कि सेंट्रल ईरान से आया था। डेरियस I जो है उसका इंस्क्रिप्शन हमने देखा ना, डेरियस I के इंस्क्रिप्शन की, बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन में बोला गया कि 12वां प्रोविंस इंडिया था। तो डेरियस I का जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, इसके अंदर आपको इंडिया के बारे में पता चलता है। धनानंद के बारे में पता चलता है कि लास्ट रूलर थे डायनेस्टी के, नंद डायनेस्टी के, और इनमें बहुत पैसा था, क्योंकि ग्रीक राइटर्स इनको बहुत अमीर बोलते थे। इनका तो टाइटल भी इन लोगों ने दे दिया था धनानंद को, जेनोफोन और अग्रमीज, ठीक है। कल को एग्जाम में आया अग्रमीज और जेनोफोन किसने टाइटल दिया, किसको दिया है? तो धनानंद को। किसने दिया है? तो ग्रीक राइटर्स ने दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोरस की बात करें तो हमने बोला कि किंग डिफीट तो हो गया था अलेक्जेंडर से, लेकिन इसके अंदर ब्रेवरी इतनी ज्यादा थी कि इसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो है ना, मैंने आपको बताया जब मगध जाता है तो मौर्यन एम्पायर आता है, और मौर्यन एम्पायर जो है वहीं पे आपको अशोका द ग्रेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर में से एक है, या पहला एम्पायर भी कह सकते हैं इसको। मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो हमें इंस्क्रिप्शंस के मदद से पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर ऐसा कोई था। इंस्क्रिप्शन में 2 स्क्रिप्ट थी। सबसे पहले ना एक जेम्स प्रिंसिप थे, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। जब भी आपको मौर्यन एम्पायर याद है तो जेम्स प्रिंसिप का नाम याद रखना है। जेम्स प्रिंसिप ने 2 स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और खरोष्टी, इन्होंने इंस्क्रिप्शन में पाया था, और उन्होंने इसको ही कन्वर्ट करके बताया कि कौन सी स्क्रिप्ट, तो ब्रह्मी और खरोष्टी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी। और इसी स्क्रिप्ट से पता चला इनको कि इस तरह का कोई एम्पायर था।
तो मौर्यन एम्पायर की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। ये एक सेलिब्रेटेड था एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनको क्यों बोलते हैं? इससे पहले मगध के भी तो रूलर थे, ये इतने ग्रेटेस्ट क्यों हो गए? हर चीज के पीछे रीजन होता है, क्योंकि इन्होंने यूनिफाई किया था छोटे छोटे किंगडम्स को। मौर्य से पहले इंडिया के जो किंगडम्स थे ना, वो छोटे छोटे बटे हुए थे, उन सबको एक जगह लेकर के एक वास्ट एम्पायर के अंदर डाल दिया, जो आज के मॉडर्न डे ईरान तक फैला हुआ था। मतलब सोचो, नॉर्थ इंडिया से लेके ईरान तक, अब बहुत दूर तक होता है। और इस वजह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है इंडिया में, कि एक सेंट्रल फिगर बाकी लोगों के ऊपर रूल करेगा। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बिगनिंग कहाँ से होती है? मौर्यन एम्पायर से, बिल्कुल याद रखना है। फिर बारी आती है कौटिल्य की। कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं, आप लोगों को कौटिल्य जी की कहानी, जो चाणक्य जी, उनकी कहानी तो बता दी मैंने। अब आप लोगों को बताती हूँ मैं कि इनके अलग अलग क्या नाम थे। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, उसके अलावा कौटिल्य, ये तीनों इन्हीं के नाम है। ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं मौर्यन डायनेस्टी में, क्योंकि ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य को तो बनाते ही है रूलर, इनसे स्टैब्लिश कराते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये एडवाइजर भी थे, और ये चीफ प्रीस्ट भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र के अंदर आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताते हैं एंशिएंट इंडिया की, कैसे राजा को जो है स्टेट अपना चलाना चाहिए, ये चीज मेंशन है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पे भी इन्होंने कुछ कुछ लिखा है। एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आपको एक ना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दिखता है, जो रुद्रदमन बनवाता है 150 एडी में। ठीक है, कौन बनवाता है? तो रुद्रदमन बनवाता है। इसके अंदर आपको एक डैम के बारे में मेंशन है। किसके बारे में मेंशन है? तो डैम के बारे में मेंशन है। ये डैम जो है वो बनवाया था किसने? तो पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था? तो वो एक प्रोविंशियल गवर्नर था चंद्रगुप्त के अंदर। और ये डैम ये चीज बताता है कि मौर्यन एम्पायर वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था, है ना? तो ये आपको एक चीज पता चल जाती। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि रुद्रदमन कौन थे, तो रुद्रदमन एक साका रूलर था। ठीक है, साता बाद में आते हैं, ये भी इन्वेजन नहीं करने वाले। जैसे ग्रीक्स आए थे ना, वैसे ही साका लोग आए थे। साका सिंधियन थे। ये लोग कहाँ से आए थे? तो साका लोग ईरानियन नोमैडिक ट्राइब्स थे। ठीक है, ईरानियन नोमैडिक ट्राइब्स थे। तो ये लोग आते हैं, और यहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, नोमैडिक ट्राइब्स थे। और यहाँ पे ये लोग रिकॉर्ड करते हैं इस डैम के बारे में, जो पुष्यगुप्त ने बनाया था अंडर चंद्रगुप्त। और ये इंडिकेट करता है कि मौर्यन एम्पायर जो वेस्टर्न इंडिया तक गया था। चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, जो कि रूलर था अलेक्जेंडर के एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट का, और अपने एम्पायर को और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है। मुद्रा राक्षस एक बुक लिखी है, किसने? विशाखा दत्त ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ आपके लिए। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त में। मुद्रा राक्षस में क्या डिस्क्राइब, किसके बारे में डिस्क्राइब है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, कल को एग्जाम में आएगा कि मुद्रा राक्षस में किसके बारे में मेंशन है, तो चंद्रगुप्त। इसमें क्या बोला गया है कि चंद्रगुप्त बेटा था नंदराज का, और उसको रिफर करते थे दो टर्म से, वृषाल और कुलीन। इन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त जो है वो कुलहीन है, वृषाल है। ठीक है, अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है। पर हमें बस याद रखना है कि कुलीन कहा था किसने? विशाखा दत्त ने बोला था अपनी बुक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी विलियम जोन्स एक हिस्टोरियन है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि चंद्रगुप्त को ये लोग सैंड्रोकोटस भी बोलते थे, और या एंड्रोकोटस भी बोलते थे। ये टर्म दिया था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसने, विलियम जोन्स ने अपनी बुक में ये भी लिखा, एक मीटिंग हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि वो उसी टाइम आए हुए थे। फिर बिंदुसार की बात करते हैं। अब जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके पहले रूलर बिंदुसार हुए। ठीक है, वो कंसोलिडेटर थे। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार पहले रूलर नहीं थे, मतलब बिंदुसार ने कंसोलिडेट किया। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर आता है आपके बिंदुसार, वो कंसोलिडेट करते हैं। अच्छा, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्रीक राइटर्स बिंदुसार को अमित्रोकेट्स बोलते थे। अमित्रोकेट्स का मतलब होता है, एक संस्कृत टर्म अमित्र घात से आया था, यानी किलर ऑफ एनिमीज, जो एनिमी को मार देता है। और जैन टेक्स्ट में इनको सिंह सेना भी बोलते हैं। तो अमित्रोकेट्स, सिंह सेना सब किसके लिए है? बिंदुसार के लिए है। बिंदुसार ने एक रिवोल्ट झेला था जो तक्षशिला में हुआ था, जिसको सप्रेस कर दिया था किसने? तो उनके बेटे अशोका ने। यानी कि आपको क्या पता, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएंगे, बिंदुसार के बाद आएंगे अशोका दी ग्रेट। ठीक है, तो बिंदुसार डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे थे इन्होंने डेमियोकस
एक एम्बेसडर था, वो भी इनके पास आया था। इसके अलावा प्टोलेमी II जो कि फिलाडेल्फस इजिप्ट से था, वो भी इनके पास आया था। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात की जाए तो अशोका अपने पिता के रेन के टाइम वाइसरॉय था अवंती का। तो आपको बता दूं कि अशोक अपने फादर बिंदुसार के टाइम क्या था, वाइसरॉय था अवंती का। याद रखना है, अवंती के वाइसरॉय थे, बाद में अशोका द ग्रेट एम्परर बन जाते हैं। उसके अलावा बिंदुसार के बारे में एक चीज बता दूं तो बिंदुसार को मैंने आजीविका सेक्ट अभी आज ही आपको बताया। आजीविका सेक्ट क्या थी, नियति का खेल वगैरह पे बिलीव करते थे ना, मकाली गौशाला का, उसके पेट्रन थे बिंदुसार। ठीक है, आजीविका सेक्ट के पेट्रन बिंदुसार थे। अशोका द ग्रेट की बात की जाए तो अशोका जो है वो थ्रोन पे आते हैं मगध में 269 BC के दौरान, और इनके अलग अलग नाम है। एक नाम है देव नाम पिया, उसके अलावा देव नाम पियदासी, दैट इज बिलवेड ऑफ द गॉड, भगवान के बिलवेड थे ये। इन्होंने एक धम्म लेकर के आए थे। इनका धर्म, धम्म जो होता है वो एथिकल प्रिंसिपल्स है, जो कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करता है, और वो किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं है कि आप ही हिंदू हो तो ही धम्म है, मुस्लिम हो तो ही धम्म, ऐसा कुछ नहीं। इस टाइम तो ऐसे इस्लामिक इन्वेजन हुआ नहीं था, पर मैं आपको बता दूं कि धम्म जो है वो इनका था। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो एक सिन्हलीज टेक्स्ट है। सिन्हला एक लैंग्वेज होता है, कहाँ का, तो तमिलनाडु का, सॉरी श्रीलंका का। श्रीलंका में सिन्हला बोलते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका में 2 बुक है जिसका नाम है दीपवंशा और महावंशा। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कौन सी, इसमें बुद्धिज्म के बारे में है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से कनेक्ट हो रही है कि बुद्धिज्म टेक्स्ट है। यहाँ पे अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। जिसको किसने चेयर करवाया था, मोगालीपुत्र दिशा, ये तो हमने किया ही था। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था, अशोका ने करवाया था, मोगालीपुत्र तिसा के टाइम। जो मैंने आपको बोला था कि अशोक का पुत्र मोगली देखता है, ये एक निमोनिक दिया था ना मैंने आपको। ठीक है, चलो, इनके जो इंस्क्रिप्शन थे अशोका द ग्रेट के टाइम में, इन्होंने अलग अलग इंस्क्रिप्शन बनाए थे। अशोका इंस्क्रिप्शन में बहुत बिलीव करते थे। इन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शन बना रखा था, कॉलम इंस्क्रिप्शन बना रखा था, केव इंस्क्रिप्शन भी बना रखा था। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पे, सहबाजगढ़ी में, मनसेरा में, कलसी और भी अलग अलग जगह पे इनके इंस्क्रिप्शन है, रॉक एडिक्ट्स हैं। इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन और वेलफेयर की बात कीजिए तो अशोका ने बहुत ज्यादा वेलफेयर का काम किया था। इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, इन्होंने पब्लिक गार्डन बनाए थे, इन्होंने लोगों के लिए कुआं बनाया था सार्वजनिक। इन्होंने सारनाथ में एक पिलर बनाया था जिसका लायन कैपिटल आज इंडिया का नेशनल एम्बलम है ना, इंडिया का नेशनल एम्बलम। वो कहां से लिया गया, तो सारनाथ पिलर से। पर किसने बनाया है, तो अशोका ने बनवाया है, और इसका लायन कैपिटल हम यूज करते हैं। इनके अलावा जो इनके इंस्क्रिप्शन थे ना, वो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। कौन से, और खरोष्टी में भी और अरामाइक स्क्रिप्ट में भी थे। तो 4 स्क्रिप्ट दिखे, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक। ठीक है, और इसको जेम्स प्रिंसिप ने बहुत बड़ा हाथ था उसको इसको कन्वर्ट करने में। फिर बारी आती है कलिंगा वॉर एंड रिमोर्स। कलिंगा में एक वॉर होता है जो ना अशोका को के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पे उनको इतना रिमोर्स का मतलब पछतावा होता है कि ये इस वॉर के बाद इम्ब्रेस कर लेते हैं बुद्धिज्म को, और वो धम्म की पॉलिसी लेके आते हैं, धर्म घोष लाते हैं, बेरी घोष को कन्वर्ट करके बेरी घोष टू धम्म घोष। ठीक है, ये लेके आते हैं। मतलब अब ये बिलीव करते हैं कि खून बहाने का कोई मतलब नहीं है, धम्म घोष लेकर आते हैं। और 13वीं रॉक एडिक्ट इसके बारे में बताती है। अगर आपसे कभी पूछे कि जो कलिंग वॉर है वो कौन से रॉक एडिक्ट में, ऐसे बहुत सारे रॉक एडिक्ट है, मैं बताऊंगी इसमें से 13वीं रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में दिया है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात की जाए तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग इसलिए था क्योंकि वो हाईली ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, जैसे कि कौन कौन से, एक था युक्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल था, राजुक सर्वेयर था, प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था। तो यानी अब देख रहे हैं अलग अलग रोल है, सर्वेयर भी है, कमिश्नर भी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल भी है। उसके अलावा अर्थशास्त्र अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात करता है, जैसे पौटवध्यक्ष। पौटवध्यक्ष किससे है, तो वो वेट और मेजर का इंचार्ज था। पान्यध्यक्ष किसका था, तो वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का चीफ था। यानी हम देख रहे हो अलग अलग रोल दिए हुए अलग अलग चीफ को। रेवेन्यू और टैक्सेशन की बात की जाए तो रेवेन्यू जो रेगुलेट करता था वो समहर्ता रेगुलेट करता था, अलग अलग टैक्सेस ली जाती थी मौर्यन के टाइम। एक भाग था जो कि लैंड टैक्स था, और बलि जो था वो एडिशनल रेवेन्यू था। एग्रोनोमाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के। तो अभी मौर्यन में इतना ही रहने देते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5-10 ही करते हैं ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि आपने क्या पढ़ा है। तो थोड़ा जैनिज्म बुद्धिज्म के एक आध क्वेश्चन करते हैं, घटना चक्र से करते हैं। ठीक है, 2 जैनिज्म के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट।
जैन रिलीजन, पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस के प्री में आया था कि जैन रिलीजन में जो कंप्लीट इंटेलेक्ट टर्म है वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो ये तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने चिक चिक के बताया कैवल्य का मतलब कंप्लीट नॉलेज, तो आंसर सी हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें ये बताओ कि कौन से बैंक, नदी के बैंक के किनारे महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट मिला था। ये भी आपके लिए आसान है, क्या होगा इसका आंसर, रिजुपालिका। तो आप देख रहे हो जो आपने पढ़ा है वही आया हुआ है, कुछ अलग नहीं। 2017 के एकदम रिसेंट देख लो। फिर एक और छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2017 का क्वेश्चन देख लो कि कौन सी फिलॉसफी त्रिरत्न एक्सेप्ट करती है। तो मैंने आपको बुद्धिज्म में भी बताया, मैंने आपको जैनिज्म में भी बताया। बुद्धिज्म में मैंने त्रिरत्न बताया, जैनिज्म में 3 जूल्स बताए थे, तो वहां से आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सैल्वेशन प्लेस है महावीर जी का, वो कहाँ पे है। तो हमने क्या देखा था, पावापुरी में महावीर को सैल्वेशन मिला था। कहाँ मिला था, पावापुरी में इनको सैल्वेशन मिला था। ठीक है, कुंडलपुर किसका जन्म प्लेस है, तो कुंडल ग्राम या कुंडलपुर किसका था, महावीर स्वामी का था। तो ये सारी कुछ चीजें जैसे आप देख रहे हो, जैनिज्म बुद्धिज्म के क्वेश्चन आपसे कैसे बन रहे होंगे, आसानी से बन रहे होंगे। अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये देखो, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है, आईएएस के प्री में आया है कि इसमें से कौन सी चीज जैनिज्म डॉक्ट्रिन के ऊपर है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस। कर्मा को हटाने के लिए आपको कुछ मतलब प्रैक्टिस पिनेंस करना पड़ेगा। पिनेंस क्या होता है ना कि बहुत डिफिकल्ट चीज को बोलते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके पास भी सोल है। तो क्या ये मैंने आपको बताया था, याद करो। और कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल, कर्म के वजह से ही सोल आता है और इसको एंड करना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 2 एंड 3। क्या अगर ध्यान से सुना है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी, 1 2 एंड 3। तो आप देख रहे होगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएंगे क्योंकि सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कल हम लोग जब करेंगे ना तो हम लोग आगे का कर लेंगे क्वेश्चंस, जैसे कि जो मौर्यन एम्पायर है ना, इन सब के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा हो लेक्चर, और बहुत जल्दी हमारा एंशिएंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिडिवल करेंगे, फिर हम मॉडर्न करेंगे, सब चीज आराम से बताई जाएगी, आपका प्रॉपर रिविजन करा दिया जाएगा, और बस आपका काम है पढ़ना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।